आज दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। 11:30 बजे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इसके बाद इस बैठक में लिए गए फैसलों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा देंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि खुद ललन सिंह और पार्टी के कई नेता इससे इनकार कर रहे हैं। इससे पहले कल जेडीयू को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दिल्ली में बैठक हुई जो सिर्फ 15 मिनट तक चली थी। नई दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बस 15 मिनट चली। बैठक के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष बने रहेंगे या नहीं। न नीतीश साहब कुछ बोले, न ललन सिंह साहब कुछ कहा। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, खबरें चल रही है। चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। बैठक में जो डिस्कशन होता है वो कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद आप लोगों को बता दिया। आपको तो मैंने सुबह कहा है कि जब हमको इस्तीफा देना होगा आप लोगों को बुला लेंगे, आप लोगों से परामर्श ले लेंगे। दरअसल जेडीयू को लेकर कयास पर कयास चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ललन सिंह जाएंगे और नीतीश उनकी जगह खुद ले लेंगे। इसको लेकर जेडीयू में टकराव की खबर भी चल रही है, लेकिन जेडीयू के बड़े नेता कहते हैं ये चर्चाएं बेमानी हैं। ललन सिंह को लेकर जो चर्चा चल रही है, कोई बातें नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। क्या बने रहेंगे वो राष्ट्रीय? ये एक कोई बात ही नहीं है इस पर। तो चर्चा चल रही है उसको लेकर? कोई बात नहीं है। तो कल तक रहेंगे वो? ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि राजद से करीबी हैं, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना की बात सामने आ रही है। मैं पहले ही सारी अफवाहों को विराम दे चुका हूं। पुनः कहना चाहता हूं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब बने रहेंगे, मतलब कोई चर्चा नहीं होगी, नहीं हटाए जाएंगे आपके हिसाब से? ये कोई सरकारी कागजों पे सिग्नेचर करके अंगूठा लगा करके देने के सवाल नहीं होते। जब मैंने 3 बार मना कर दिया आपसे तो उस पर विश्वास कीजिए। अब सबकी नजरें शुक्रवार को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर टिक गई है। इसमें जदयू की कमान को लेकर चले घमासान का रास्ता शायद कुछ साफ हो पाए। यह तय है कि जेडीयू में फिलहाल वही होगा जो नीतीश चाहेंगे, लेकिन 2024 से पहले जिस राजनीतिक चौराहे पर वो खड़े हैं वहां उनके लिए समझना आसान नहीं है कि आगे उनके लिए रास्ता क्या होना चाहिए। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अपने 139वें दिवस पर आरएसएस के गढ़ नागपुर में कांग्रेस ने बड़ी रैली की। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेलंगाना और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों के साथ कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की विचारधारा राजाओं की विचारधारा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पिछले 10 साल से बीजेपी और आरएसएस देश को तंग कर रहे हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो देश बर्बादी की ओर चला जाएगा और लोकतंत्र, संविधान खत्म हो जाएगा। कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, वो है। मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है और 2 विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए में है, इंडिया अलायंस में है, मगर लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच में है। पिछले 10 साल में देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं और ये जो संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। देश का संविधान
जो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया वो भी खत्म हो जाए। कांग्रेस की रैली पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी को लोग गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने इसको महारैली कहा था, लेकिन ये सूक्ष्म रैली हो गई, क्योंकि छोटे ग्राउंड में रैली लेने के बावजूद भी आधा मैदान खाली रहा, कुर्सियां खाली रही और राहुल गांधी इनका भाषण सुनने के लिए लोग रुके नहीं, उन्होंने जाना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि उनकी थीम थी है तैयार हम, लेकिन नागपुर विदर्भ के लोगों ने बताया हम तैयार नहीं है। और इस रैली के लिए तेलंगाना से भी लोग उन्होंने लाए थे, बावजूद उसके वो कुर्सियां नहीं भर पाए। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने को तैयार नहीं है, तो हम क्यों उसके ऊपर सीरियस होकर कोई सवाल जवाब करें। और अब एनडीटीवी की खबर का असर। राहुल गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के दिवंगत महासचिव कृष्ण कुमार पांडे के परिवार वालों को 25 लाख रुपए का चेक सौंपा। कृष्ण कुमार पांडे बीते साल भारत जोड़ो अभियान में पूरे समय शामिल रहे थे, लेकिन नांदेड़ में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। तब कांग्रेस ने पांडे परिवार के लिए मदद का ऐलान किया था, लेकिन वो मदद मिली नहीं। जब एनडीटीवी ने उनके परिवार वालों का ये दर्द सामने रखा तो कांग्रेस हरकत में आई, परिवार को बुलाकर ये राशि सौंपी गई। उधर इंडिया गठबंधन की चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ताज़ा बयान से फिर गठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने कल कहा कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में रहेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। इंडिया জোট সারা ভারতবর্ষে থাকবে আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে। মনে রাখবেন, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে, সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে, অন্য কোনো পার্টি নয়। ভাঙড় রাজারহাট দিয়ে গঙ্গায় হাবড়ায় বালুকে অ্যারেস্ট করে অনেক কাজ করেছে। ও অ্যারেস্ট করেছে কিসের জন্য? যাতে পার্টির কাজ করতে না পারে, যাতে ইলেকশন করতে না পারে। আর সেই সুযোগে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি একসাথে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়, रोज मिছিল করছে আর সবাইকে চোর চোর বলছে। जम्मू कश्मीर में जो भी हुआ उसे मानना पड़ेगा, माफ कर भूलना होगा और आगे बढ़ना होगा। जम्मू कश्मीर पर यह बात कही है सुप्रीम कोर्ट के हाल में रिटायर हुए जज जस्टिस संजय किशन कौल ने। जस्टिस कौल ने हमारे सीनियर एडिटर आशीष भार्गव से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जम्मू कश्मीर में 30 साल से कोई हल नहीं निकला, एक पूरी की पूरी पीढ़ी बड़ी हो गई। ऐसे में एक ही हल है कि कश्मीर मुद्दे को शांत किया जाए और आगे बढ़ा जाए। बोलते बोलते वो भावुक भी हो गए। आपको बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खारिज करने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में शामिल थे। सर, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था 370 का, लेकिन आपने कुछ और भी लिखा, कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को लिखा, उनके घाव भरने की बात की, एक कमेटी बनने की बात की। वो लिखने के पीछे आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, कहीं ना कहीं हम सब एक सोच रखते हैं जहाँ से आते हैं। मैं उस स्टेट से जुड़ा हूँ, आया हूँ, मैंने उस स्टेट की पीड़ा दोनों तरफ से देखी है। तो जो मैंने रखा है उसमें मैंने कहा है कि 1980 से कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती आ रही थी, बट 89 में आके वो एक तरह से उभरी। 4.5 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से निकाले गए, वहाँ से उनको आना पड़ा और उसका किसी ने कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा। किस वक्त क्या चीज़ ख़राब हो गई जहाँ इतने अच्छा माहौल को बिगड़ गया, कहना मुश्किल है, शायद हम भी समझ नहीं पाए इसको। तो 1980s में थोड़ी थोड़ी इसकी विजिबिलिटी दिखती थी इन चीज़ों की, बट इतनी हालात ख़राब हो जाएगी। 89 तक मैं गया हूँ। 89 पे मेरा एक ऑर्चर्ड था, वहाँ मैं जाके रहता था। उस कॉटेज के आसपास 1-1.5 मील तक कोई और आबादी नहीं थी। मैं अपने कज़न्स के संग जाके रहा, वॉक पे जाता था, कभी कोई फियर का फीलिंग नहीं उठी। सर, आप बहुत सारे ऐतिहासिक फैसलों के पार्ट रहे, हिस्सा रहे। सेम सेक्स मैरिज का 370 जो जम्मू कश्मीर में थी, 370 को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आया और सहमति से वो फैसला आया। उसको एज ए जज आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी फैसले पे अक्सर दो तरह के
मुद्दे उठते हैं या टिप्पणियां होती हैं, कुछ लोग उससे खुश होंगे, कुछ नहीं होंगे। ये जज का एक काम है। जज का काम है रोज वो किसी न किसी के फेवर में डिसाइड करता है या किसी के अगेंस्ट में डिसाइड करता है। तो मैं कभी कभी कहता हूं कि लिटिगेंट जो है वो अपनी नेगेटिव एनर्जी लेके आता है तो वो लॉयर के पास छोड़ता है, लॉयर अपनी नेगेटिव एनर्जी जज के पास छोड़ के चला जाता है। तो ये हमारा कार्य है, कोई ना कोई खुश होगा, कोई नहीं होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा था, 5 जजों ने यूनानिमसली लिया। इसके 2 पहलू थे। 2 पहलू में से पहला पहलू ये था कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसमें मेरे ख्याल से पब्लिक डिबेट में भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है डिफरेंट कि ये हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऐसा था जो कश्मीर की एसिमिलेशन में एक थोड़ी सी फ़र्क तरीके से एसिमिलेशन में एक ट्रांजिएंट प्रोविजन था। अब ये सही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये परमानेंट होना चाहिए था। उसको आस्ते आस्ते डिफरेंट ऑफिस ऑर्डर्स जो इशू हुए हैं उससे उसकी डाइल्यूशन भी हुई है। अब उसको ख़त्म करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था जो पॉलिटिकली लिया। उसकी जुडिशली ये हो सकता था कि नहीं, इस पे एक यूनानिमस वर्डिक्ट है। उत्तराखंड में अचानक आने वाली आपदाओं को लेकर मौसम विभाग और ज्यादा अलर्ट होने की तैयारी कर रहा है, जिसमें प्रदेश में कुछ जगहों पर छोटे छोटे डॉपलर रडार लगाए जाएंगे, जिसमें मौसम विभाग को बड़ी मदद मिलेगी। हालांकि अभी उत्तराखंड में 3 बड़े डॉपलर रडार की मदद से भविष्य में मौसम में होने वाले बदलाव की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। बर्फबारी, भारी बारिश, ओलावृष्टि या फिर बादल फटने जैसी घटनाओं की पहले से जानकारी ये डॉपलर दे देते हैं। लेकिन आम लोगों के साथ सीमा पर तैनात सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों को भी इसका फायदा होगा। फिलहाल उत्तराखंड में इस तरह के 3 डॉपलर रडार हैं। ये सारे रडार सुरकंडा देवी, मुक्तेश्वर और लेंसडाउन में हैं। 3 जगह हमारे को रडार से वो लग गए हैं और इनकी जो मैक्सिमम रेंज है 100 किलोमीटर तक की है, करीब करीब जो है। डेवलपमेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में जब भी मानसून सीजन खासकर आप देख लो, या विंटर सीजन भी जब बर्फबारी और इस तरह के हैं, या फिर प्री मानसून है जिसमें कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज होती है, उससे भी कई बार दिक्कतें होती हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें कैप्चर होंगी। लेकिन कई बार ऊंचे पहाड़ों की वजह से निचले इलाकों तक मौसम की सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए 50 किलोमीटर दायरे वाले 5 छोटे डॉपलर रडार लगाने की कोशिश चल रही है। थोड़े बहुत जो छोटे रेंज के रडार्स है वो वैलीज में या ऐसी जगह जहाँ पे कवरेज नहीं मिल रहा है उस एरिया में वो लगने चाहिए। तो वो एक प्रपोजल पीछे जब स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरह की बात कही थी तो उनको दिया भी गया है। तो उत्तराखंड में लंबी जद्दोजहद के बाद 3 बड़े डॉपलर रडार लगाने की परमिशन दे दी गई है और वो बेहतर काम कर रहे हैं और मौसम की सटीक जानकारी दे रहे हैं। चूंकि उत्तराखंड आपदा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील राज्य है, तो ऐसे में जहां बड़े डॉपलर रडार की ज़रूरत तो है ही, वहीं कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां छोटे डॉपलर रडार लगाना बेहद ही ज़रूरी है। लेकिन शासन में लंबे समय से छोटे डॉपलर रडार लगाने की फाइलें अटकी हुई है। अब शासन के अधिकारी मामले की गंभीरता को देखते हुए कब छोटे डॉपलर लगाने की परमिशन देते हैं या नहीं। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। सेंचुरियन टेस्ट में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे ही दिन भारत पारी और 32 रनों से हार गया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दूसरी पारी में 131 रनों पर ऑल आउट कर दिया, सिर्फ 34.1 ओवर में। विराट कोहली के अलावा कोई और बल्लेबाज दूसरी पारी में कुछ खास नहीं कर सका। विराट कोहली 76 रन बनाकर आउट हुए। पहले टेस्ट में शानदार जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से केप टाउन में खेला जाएगा। भारत आज तक दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका है। दिग्गज बल्लेबाज और भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि यह हार चुभ रही है, बिना तैयारी के खेलना गलत है।